हेलो दोस्तों, दिस इज़ पूजा नेगी एंड वेलकम टू योर फाइनेंस टीचर। तो आज हम चैप्टर सेकंड यानी भारत में राज्य की प्रकृति, उदारवादी, मार्क्सवादी तथा गांधीवादी, नेचर ऑफ स्टेट इन इंडिया, लिबरल, मार्क्सिस्ट एंड गांधीयन, इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमने फर्स्ट चैप्टर जो था डिस्कस किया, तो होपफुली वो आपको समझ आया होगा। तो आज का हमारा जो है टॉपिक रहेगा भारत में राज्य की प्रकृति या स्वरूप, यानी हम इन तीनों ही विचारधाराओं के बारे में पढ़ेंगे। तो इससे पहले हम ये जाने कि राज्य की प्रकृति, भारत की जो राज्य की प्रकृति है वो क्या है और स्वरूप क्या है इसका। तो आधुनिक युग की अगर हम बात करें तो राजनीतिक शास्त्र का जो क्षेत्र है वो संकुचित ना रहकर क्या हो चुका है, विस्तृत हो चुका है। यानी अगर मॉडर्न टाइम की बात करें तो जो राजनीति है, पॉलिटिक्स है, वो बिल्कुल संकुचित मतलब कम नहीं है, या उसको हम जो है विस्तृत रूप में देखते हैं, ना कि बिल्कुल छोटे रूप में। तो वो काफ़ी क्या हो चुका है, विस्तृत हो चुका है, उसको काफ़ी डिस्क्राइब करके बताया जाता है। तो जिसमें राज्य सरकार, अंतर्राष्ट्रीय कानून, शक्ति, सत्ता तथा मूल्य आदि का अध्ययन भी किया जाता है। मतलब कि अब विस्तृत कैसे हो गया है कि भाई राज्य में अब सरकार, पहले कुछ चीज़ों की ही बात की जाती थी, लेकिन अब इसमें क्या है, सरकार, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की बात, शक्ति की बात, पावर हो गया, अथॉरिटी हो गया, मूल्य आदि का भी इसमें क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। तो राज्य राजनीति विज्ञान के अध्ययन का मुख्य विषय है। तो राज्य किसका विषय होता है, आपको पता है पॉलिटिकल साइंस का भी स्टेट ही जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट इसमें माना जाता है। तो इसको क्या है, इसमें स्टडी किया जाता है और इसका एक सब्जेक्ट विषय कहा जाता है। तो इसमें जैसे कि बताया ही गया है कि भी राजनीतिक विज्ञान में राज्य की उत्पत्ति तथा विकास के साथ साथ राज्य का स्वरूप का भी अध्ययन किया जाता है। तो जैसे आप पहले देख सकते हैं कि जो पॉलिटिकल साइंस था उसमें जो राजनीतिक विज्ञान की अगर हम बात करें या राज्य की बात करें तो उसका जो स्वरूप था वो कितना ज़्यादा छोटा था, लेकिन अब ये क्या हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा इसका जो है बहुत विस्तृत तरीके से इसका अध्ययन किया जाता है। तो राजनीतिक विज्ञान में राज्य की जो उत्पत्ति या उसके विकास की बात करें तो उसके राज्य का स्वरूप जो है उसका भी, यानी उसका स्वरूप जो है उसका भी अब अध्ययन किया जाता है। तो राज्य के स्वरूप के संबंध में कुछ लेखक क्या कहते हैं कि राज्य को साधन, वो क्या मानते हैं, राज्य को साधन मानते हैं, तो कुछ अन्य इसे साध्य भी मानते हैं। यानी साधन और साध्य दोनों ही इसको माना जाता है। किसी भी राज्य की प्रकृति उसमें अपनाई जाने वाली शासन व्यवस्था पर निर्भर करती है। यानी अगर कोई भी स्टेट है और उसके जो नेचर है वो किस पे निर्भर करती है, जो वहाँ की शासन व्यवस्था होगी उस पर इसकी प्रकृति क्या करेगी, निर्भर करेगी। तो साधारणतः राज्य का जो स्वरूप है उसका अर्थ है कि भी राज्य किन किन राजनीतिक संस्थाओं पर आधारित है। सबसे पहले जो राज्य का स्वरूप है वो किस तरीके से बताया जाता है कि भाई किस संस्थाओं पर आधारित है, ठीक है, और वह किन किन उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। यानी साथ साथ में जो उसके मोटिव हैं या उसके उद्देश्य हैं वो किस चीज़ का प्रयत्न कर रहा है और किन उद्देश्यों को लेकर आके चल रहा है। तो राज्य का स्वरूप जो है भिन्न भिन्न बातों पर क्या करता है, निर्भर करता है। यानी जो इसका स्वरूप है वो अलग अलग तरीके की बातों पर निर्भर करता है। जैसे कि इसका फर्स्ट पॉइंट है कि राज्य का संस्थागत ढांचा किस प्रकार का है। यानी अगर राज्य है तो उसका जो पूरा स्ट्रक्चर हम देखें तो वो किस प्रकार का है, या संसद के सदस्यों और मंत्रियों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि क्या है, या पार्लियामेंट की बात करें या उसके मेंबर्स की बात करें तो इसमें जितने मिनिस्टर्स हैं उनकी सोशली तरीके से या वो जो इकोनॉमिक तरीके से उनकी जो पृष्ठभूमि है वो क्या होना चाहिए। थर्ड पॉइंट है कि जातीय व धार्मिक समूह राजनीतिक निर्णयों को जिस सीमा तक किस सीमा तक प्रभावित कर सकते हैं। यानी जातीय और धार्मिक समूह किस सीमा तक जो राजनीतिक निर्णय होते हैं क्योंकि डिपेंड किस पे होता है, अगर आपने मोस्टली राजनीतिक निर्णय देखे होंगे तो वो जातीय या धार्मिक आधार पर भी क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। और फोर्थ पॉइंट है अर्थव्यवस्था के विकास के लिए राज्य ने कौन सी प्रणाली चुनी है। यानी जो अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमिक है, उसके डेवलपमेंट के लिए राज्य ने कौन कौन सी प्रणालियों को अपनाया है। फिफ्थ है राजनीतिक संस्थाओं को वैधता कैसे मिलती है, ठीक है, तो मतलब किस तरीके से इसकी जो वैलिडिटी या वैधता है वो कैसे मिलती है। तो ये इसके कुछ जो थे पॉइंट्स थे राज्य को जो विस्तृत तरीके से बताया गया, जो उसका स्वरूप बताया गया है। उसके बाद होपफुली आपको ये समझ आया होगा कि राज्य की प्रकृति और स्वरूप क्या है। देन नेक्स्ट जो है, अगर हम भारतीय राज्य के स्वरूप की बात करें या उसके प्रकृति की बात करें तो इसमें तीन दृष्टिकोण प्रचलित हैं। पहला है उदारवादी दृष्टिकोण, दूसरा है मार्क्सवादी दृष्टिकोण और तीसरा है गांधीवादी दृष्टिकोण। तो हम जो है उदारवादी दृष्टिकोण को देखेंगे, थोड़ा इसका इंट्रो पढ़ेंगे, देन जो आगे का हम पढ़ने वाले हैं वो हम इसका जो है और पॉइंट जो है नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो हम इसको देख लेते हैं कि ये है क्या। तो उदारवादी जो है विचार क्या होता है, उदारवादी विचारधारा है क्या। तो उदारवादी यानी जो एक हम किसकी बात करें, लिबरलिज्म की, तो उदारवादी विचारधारा उदारवादी धारणा पर आधारित है। उदारवादी जो विचारधारा वो किस पर आधारित है, उदारवादी
धारणा पे। तो उदारवादी राज्य को एक प्राकृतिक संस्था ना मानकर एक कृत्रिम संस्था मानते हैं, यानी ये हमें नेचुरली तरीके से नहीं बल्कि एक कृत्रिम तरीके से जो एक मनुष्य के द्वारा जो है बनाया जाता है, प्राकृतिक तरीके से ये हमें नहीं मिली है बल्कि लोगों ने, मनुष्य ने इसको बनाया है, जिनका निर्माण व्यक्ति ने अपने उद्देश्य की। तो यानी अगर आप राज्य देखते हैं या कोई भी आप संस्थाएं देखते हैं तो व्यक्ति जो है अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए तो उसका निर्माण करता है ना। तो राज्य भी किस लिए आया? राज्य कोई प्राकृतिक संस्था नहीं थी बल्कि लोगों ने अपने उद्देश्यों के लिए, अपने बेनिफिट के लिए राज्य को जो है बनाया और उसको विस्तृत तरीके से आगे बढ़ाया। तो ये कहते हैं कौन? उदारवाद का मानना ये है। और इस प्रकार से क्या है, राज्य एक साधन ना होकर एक साधन है जिसके द्वारा व्यक्ति के हित और सुख और कल्याण को प्राप्त किया जा सकता है। यानी व्यक्ति का इसमें हित भी है और सुख भी है, जिसमें वो अपना कल्याण जो है करता है, अपने आप को आगे बढ़ाता है, क्योंकि उसमें उसका बेनिफिट है। उदारवाद स्वतंत्रता तथा बाह्य प्रतिबंधों से व्यक्ति की स्वतंत्रता और अपने विश्वास के अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता है। यानी उदारवाद स्वतंत्रता में क्या बोल रहे हैं कि जितने भी बाह्य प्रतिबंध, यानी जो बाहरी प्रतिबंध है, अगर हम एक्सटर्नली तरीके के रिस्ट्रिक्शंस देखें तो उसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता और अपने विश्वास के अनुसार कार्य करने की पूरी क्या होती है? स्वतंत्रता होती है, बाहरी रूप से भी और अपने आप में भी जो है उसको क्या होती है? पूरी स्वतंत्रता होती है। ठीक है, तो इसमें जैसे उन्होंने स्वतंत्रता की बात भी कही है, तो साथ साथ में उदारवादी जीवन को किसी भी क्षेत्र में किसी भी प्रकार के दमनकारी हस्तक्षेप का विरोधी है। यानी उदारवाद क्या कहता है कि जीवन में कोई भी क्षेत्र या किसी भी प्रकार का कोई अगर दमन करता है तो मतलब वो हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, चाहे वो नैतिक हो, चाहे वो धार्मिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, आर्थिक हो, चाहे सांस्कृतिक हो। यानी कम से कम क्या हो, हस्तक्षेप हो, मतलब ज़्यादा इसमें हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, व्यक्ति को अपने तरीके से इसमें काम करना चाहिए। और साथ में ये बता रखा है कि भाई इस तरह जो उदारवाद है वो निरंकुश राज्य सत्ता को चुनौती देने वाला सिद्धांत है। यानी वह क्या है? इस तरह उदारवाद निरंकुश राज्य सत्ता, यानी जिसमें कोई अंकुश नहीं है, उसको चुनौती देने वाला एक सिद्धांत माना जाता है। ठीक है, और ये साथ साथ में उदारवाद क्या है? लोकतंत्र के सिद्धांत का भी क्या है? एक बहुत बड़ा समर्थक है। यानी ये लोकतंत्र, ये जो डेमोक्रेसी है, इसको बहुत ही जो इसका सिद्धांत अगर हम बात करें तो उसका ये ज़्यादा समर्थन देता है। ये धर्मनिरपेक्षता पर भी विश्वास रखता है और जो साथ में अंतर्राष्ट्रीय या विश्व बंधुता, यानी जो आपस में शांति की बात करें और आपस में मिलजुल कर रहें, उसकी भी बात कौन करता है? यहाँ पे उदारवादी करता है। तो ये टॉपिक अभी आपका पूरा हुआ नहीं है, बस ये इसका इंट्रो था। उदारवादी दृष्टिकोण है क्या, अभी इसके कुछ जो है और इसके पॉइंट्स हैं जो हमने डिस्कस करने हैं, तो ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। होपफुली आपको ये समझ आया होगा। तो गाइज प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।